हेलो स्टूडेंट्स, कि वो कह रही हैं कि अच्छा इनकी ज़मीनों से इनको हटाया जाए, तो ऐसे फैसले इन गरीब लोगों को नहीं पसंद आ रहे हैं। तो खैर फिलहाल हम देखेंगे ये केस ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस। अब अगर बात करी जाए इस केस की, ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सीन क्लियर कर दूं स्लम में रहने वाले लोगों का। तो जो गांव देहात के इलाके होते हैं या जो बैकवर्ड इलाके होते हैं, उन जगहों से लोग काम करने की खातिर, रोज़गार की खातिर, पैसा कमाने की खातिर, और इसलिए भी कि पैसा कमा के अपने गांव में भेजें, वो आते हैं उन गांव देहातों से और उन बैकवर्ड एरिया से काम करने आते हैं शहरों में। अब शहरों में उन्हें काम तो बहुत जल्दी मिल जाता है। मान लीजिए कोई आदमी है, तो मान लीजिए उसने कोई छोटी मोटी दुकान खोल ली, उसने कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर दिया। कोई औरत है तो उसने घर घर जाके झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, ये सब शुरू कर दिया। तो उन लोगों को काम तो बहुत जल्दी मिल जाता है इन शहरों में। लेकिन अब शहरों में काम करना है तो अब दो कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़, आपको उसी शहर में रहना पड़ेगा। अब उसी शहर में जब आपको रहना पड़ेगा तो शहर में रहना इन गरीब लोगों के बस की बात नहीं कि वो शहर में कोई घर खरीदें, अपार्टमेंट खरीदें, कहीं बस्तियों में किराए पे रहें। और दूसरी चीज़, उन्हें रहना भी है तो उन जगहों के पास रहना है जहां उनका काम है, क्योंकि अगर उन जगहों से बहुत ज़्यादा दूर अगर वो रहते हैं तो वहाँ से आना एंड जाना, ट्रांसपोर्ट का पैसा, उसके बाद जितना टाइम लगेगा। अब मान लीजिए किसी औरत ने 5 घर पकड़ रखे हैं कि इन 5 घरों में, 4-5 घरों में काम करके पैसा कमाना है, तो उसको ज़रूरी है कि उन घरों के आसपास रहे, कि वो टाइम पे पहुंच सके, सब जगह काम कर सके। अगर वो दिन भर इधर से उधर जाने में टाइम गवा देगी तो कमाएगी क्या। तो उन पे ये भी मजबूरी होती है कि उन्हें शहर में रहना है और उन जगहों में जहाँ उनके काम है उनके पास में भी रहना है। तो वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते हैं। अब ये जो स्लम्स होते हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। अब बढ़ते बढ़ते स्लम एरियाज बहुत बड़े हो जाते हैं और इसके अलावा यहाँ गंदगी होने लग जाती है, यहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि सरकार ने तो ये एरियाज़ बनाए नहीं है। सरकार की नज़र में ये खाली ज़मीनें हैं, लेकिन अब यहाँ इतने लोग रहने लग गए बिना प्रॉपर फैसिलिटीज़ के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये स्लम्स नहीं सरवाइव कर पाएंगे। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, बहुत मिसमैनेजमेंट होगा। लेकिन अब मैनेजमेंट किया कैसे जाए, क्योंकि ये कोई परमिशन से तो बने नहीं है, सरकार ने तो बनाया नहीं है। और इसके अलावा जो जो सोशल एलिमेंट्स हैं वो बड़े हावी होने लगते हैं इन स्लम एरियाज़ में। तो इस वजह से इन स्लम एरियाज़ को देखने में भी थोड़ा सा ख़राब लगता है। जो अमीर लोग होते हैं इन स्लम्स को देख के थोड़ा सा बुरा मानते हैं कि यार ये कितने गंदे इलाके, इनको हटा के इनको दूर शहर के बाहर क्यों नहीं रहते हैं ये लोग, ये जगह साफ़ क्यों नहीं करवा दी जाती है। तो इस वजह से धीमे धीमे एक लंबे टाइम के दौरान ये मांग उठने लगती कि इन स्लम एरियाज़ को हटाया जाए, यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई करवाई जाए, ढंग से लोगों को रखा जाए। तो ये पूरा सीन होता है इन स्लम में रहने वाले लोगों का। तो चलिए देखते हैं अब ये केस। अब जब ये इस केस में क्या हुआ, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जब ऐसे स्लम्स को हटाने का लॉ लाए कि वो हटाने लग गए, तो ओल्गा तेलिस ये इंस्टीट्यूशन था, एक कम्युनिटी थी जिसने केस किया कोर्ट में कि इन स्लम से इन लोगों को नहीं हटाया जाएगा। तो अब ये केस जब गया कोर्ट में, तो चलिए देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। The court acknowledged that the petitioners live in slums and on pavement because they have small jobs in the city and there is nowhere else to live. अब कोर्ट ने इस बात को माना, एक्नॉलेज करना यानी कि इस बात को मानना कि जो लोग स्लम में रहते हैं या वो लोग जो पेवमेंट्स में रहते हैं, जो सड़क किनारे जो पेवमेंट होते हैं, वो लोग बहुत छोटी छोटी नौकरियां करते हैं शहर में और इन लोगों के पास कहीं और नहीं होता रहने के लिए। दे चूज अ पेवमेंट और स्लम इन द विसिनिटी ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क। विसिनिटी यानी कि आसपास की जगह। तो ये लोग जहाँ पे भी काम करते हैं अपने प्लेस ऑफ वर्क के आसपास, ये कोई स्लम चुन लेते हैं या कोई पेवमेंट चुन लेते हैं और उसी में रहते हैं। टू लूज द पेवमेंट और स्लम इज टू लूज द जॉब। अगर वो अपना पेवमेंट या स्लम खो देते हैं तो वो अपनी जॉब भी खो देते हैं, क्योंकि शहर के बाहर अगर वो रहेंगे तो शहर में काम करना बहुत मुश्किल है।
Thus, the court interpreted the right to life as the right to livelihood because no person can live without the means of living. इस तरीके से कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू लाइफ दिया गया है हर सिटीजन को, ये राइट टू लाइफ ये भी इंक्लूड करता है राइट टू लाइवलीहुड। लाइवलीहुड यानी कि रोजगार का जरिया, जिस चीज से आप पैसा कमाओगे, आपका जो मीन्स ऑफ लिविंग होगा, यानी कि जिंदगी जीने का जो आधार होगा, आप जो काम करोगे उससे पैसा कमाओगे, उससे आप जिंदगी जियोगे। तो कोर्ट ने माना कि राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, यानी कि काम करने का भी अधिकार आता है। तो इस वजह से ये लोग अपने काम करने की खातिर पेवमेंट्स में रहते हैं और स्लम्स में रहते हैं, तो इनसे इनका लाइवलीहुड नहीं छीना जाएगा। Another issue that affects the common person to get justice is the long number of years that courts take to hear a case. अब जो अगली प्रॉब्लम आम आदमी फेस करता है इन अदालतों के पास जाने के लिए, वो अगली प्रॉब्लम ये है कि जब कोई आदमी अपना केस लेकर जाता है इन कोर्ट्स में, तो उसे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम देना पड़ता है और सालों साल लग जाते हैं इन कोर्ट्स को अपना फैसला सुनाने में। तो अब होता क्या है, इस चीज़ को कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है इस सिचुएशन में जब किसी आदमी को जस्टिस चाहिए, वो जाता है कोर्ट्स के पास और कोर्ट्स फैसला देने में बहुत लंबा टाइम लगा रहे होते हैं, तो कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी कि अगर इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं जहाँ सालों साल केसेस चलते हैं, कोर्ट केसेस। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ जस्टिस इफ़ अ केस गोज फॉर 30 ईयर्स। मान लीजिए कि आपके परिवार के लोग हैं और आपके परिवार के एक दो लोगों को किसी नेता ने मरवा दिया। अब आप अपना केस लेकर गए कोर्ट्स में और उन कोर्ट में उन फैसला आने में आपको जस्टिस मिलने में मान लीजिए 20 साल या 30 साल लग जा रहे हैं, तो आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, उस नेता की अपनी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। तो जस्टिस का मतलब क्या हुआ? जस्टिस का मतलब तभी है जब सही टाइम पे और जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, और जस्टिस मिलने में अगर सालों साल का वक्त लग रहा है तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो आम आदमी फेस करता है कि ज़रा ज़रा से केस में सालों सालों का वक्त लग जाता है। Till now, judiciary has played a crucial role in democratic India by keeping a check on the powers of executive and the legislature as well. तो अभी तक आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अभी तक हमारे देश की जुडिशरी ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है कि उन्होंने क्या किया है, हमारे देश के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और हमारे देश के जो लेजिस्लेचर्स हैं, इनकी पावर्स पे चेक रखा है कि ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाएँ, वरना हमारे देश के जो नेता लोग हैं, जो एमएलए एमपी लोग हैं, ये फिर अपनी पूरी मनमानी करने पे उतर आते हैं। लेकिन अभी तक हमारे आज़ाद भारत में जुडिशरी ने ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है कि हमारे देश के एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करते हैं, और इसके अलावा इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। और अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाया जा सके। इसके तहत जितना कर सकती हैं हमारे देश की कोर्ट्स वो करती आई हैं। तो अभी तक तो हमारे देश की कोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया है आज़ादी से लेकर अभी तक, और इसके अलावा अब आगे भी फ्यूचर में हमारे देश की कोर्ट्स ढंग से काम कर पाएँ, ये एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स के लोग अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो देश की आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहे। अब किन चीज़ों के लिए अवेयर रहे वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से लोग जज बन रहे हैं, वो एग्ज़ाम्स में धांधलियाँ नहीं होनी चाहिए। देश में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो गलती है कि जज बनने के प्रोसेस में धांधली हो रही है, ये अक्षम्य गलती है। इस गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की जुडिशरी के साथ खिलवाड़ मतलब फिर आप समझ रहे हैं कितना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इसके अलावा देश में जो जस्टिसेस हैं वो सेफ रहें, सिक्योर रहें और जुडिशरी स्ट्रॉन्ग रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश सही ढंग से चल सके। तो ये था क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 5th चैप्टर जुडिशरी। चलिए फिर, थैंक यू।